गुड इवनिंग आप सभी को। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। शाम के 7 बज चुके और समय हो चुका है हमारा आज का इंडियन आर्मी का मॉडल टेस्ट पेपर बनाने का। रोज शाम 7 बजे हम लोग मॉडल टेस्ट पेपर बनाते हैं, आज भी करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। उससे पहले जल्दी से सबको शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों तक। उसके साथ साथ सभी लोग जो है लाइक बटन को जरूर प्रेस कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से बिना ज्यादा समय लिए हुए। दिया हुआ है देखो कि रजनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है। रजनामा इज द फेमस पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ विच बुक। पंचतंत्र, रामायण, कथित सागर या फिर महाभारत। क्या होगा? जो रजनामा है ये किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है। जो रजनामा है ये किस ग्रंथ का जो है फारसी अनुवाद होता है। क्या होगा सही आंसर इसका? रजनामा किसका फारसी अनुवाद किया हुआ है? पूछा हुआ सवाल इंडियन आर्मी का, इंडियन आर्मी के पेपर में आया हुआ है। तो यह देखिए फारसी अनुवाद है महाभारत का। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी महाभारत, यह जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। यह किसका फारसी अनुवाद है? तो यह महाभारत का जो है फारसी अनुवाद है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो आपको मिला हुआ है यहाँ पर कि नीति आयोग का पूरा नाम है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति कमीशन? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इन्वेस्टमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसपेरेंट इंडिया या फिर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर टर्निंग इंडिया। क्या होगा? नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है ये है देखो आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए, यह जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल आपको देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि उज्जैन स्थित है। वेयर इज उज्जैन लोकेटेड? चंबल नदी के तट पर, शिप्रा नदी के तट पर, गोदावरी नदी के तट पर या फिर नर्मदा नदी के तट पर। जो उज्जैन है ये कहाँ पे स्थित है? जो उज्जैन है ये कहाँ पर बसा हुआ है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? चलो देखते हैं। बिल्कुल सही सबको कीजिएगा, बताइएगा उज्जैन जो है किस नदी के तट पर बसा हुआ है। क्या कर रहे हैं आंसर? सभी का आंसर जो है आना चाहिए। तो उज्जैन देखो बसा हुआ है शिप्रा नदी के तट पर। ठीक है, क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी शिप्रा नदी के तट पर। बी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलो चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल आपको देखो दिया हुआ है कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट या फिर पॉइंट कालीमेर पर। क्या होगा? भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? चलो देखते हैं क्या आंसर कर रहे हैं। बिल्कुल सही सभी करना है। पूछा हुआ सवाल है देखिए जीडी वालों का 2021 का पेपर का सवाल है। चलो देखते हैं क्या आंसर होगा। बिल्कुल सही सभी को करना और बताना है। बिल्कुल सही, सब कोई अपना अपना आंसर रखिएगा। क्या आंसर कर रहे हैं? तो राइट आंसर देखो होगा इंदिरा पॉइंट पर। ठीक है, भारत का जो सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है ये इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है? तो सी, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, सभी का सी आया है, बहुत अच्छा। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है? Which of the following is the largest river island in India? माजुली द्वीप, गंडू द्वीप या फिर आपका दिया हुआ है देखो अगला दीव द्वीप या फिर दीवर द्वीप। क्या होगा? निम्न में से कौन सा जो है वो भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? कौन जो है भारत के सबसे बड़े नदी द्वीप के रूप में जाना जाता है? क्या आंसर कर रहे हैं? बिल्कुल सही सभी को करनी और बतानी है। क्या आंसर आ रहा है? आंसर करना है ए, बिल्कुल सही आंसर है। माजुली द्वीप जो है सही होगा। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली है। बहुत अच्छा, ये बिल्कुल सही आंसर है। सभी का आंसर सही आया है, बहुत ही अच्छे। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल आपको देखो दिया हुआ है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विच इज द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड? टिटिकाका, विक्टोरिया, बैकाल या फिर मृत सागर। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सा है? निम्न में से वह कौन सी झील है जो कि विश्व की सबसे गहरी झील है, जो कि द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड है? क्या होगा आंसर? तो याद रखिएगा राइट आंसर बैकाल है। ठीक है, किनका इनका बैकाल आया है? सी वालों का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, जो भी सी किए हो उनका आंसर बिल्कुल सही है, राइट आंसर होगा बैकाल। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले सवाल पे। अगला सवाल आपको देखो यहाँ पर दिया हुआ है। यह सवाल है कि मिजोरम की राजधानी कहाँ है? वेयर इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम? कोहिमा, आइजोल, ईटानगर या फिर करबी इंग्लैंड? पूछा जाता है, याद रखिएगा राज्य एवं राजधानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडियन आर्मी में बहुत बार इसको पूछा गया है राज्य एवं राजधानी को, तो सभी लोग को कवर कर लेना है, सभी लोग को ध्यान में रखना है। मिजोरम की राजधानी कहाँ पे है? तो यह देखो स्थित है आइजोल में। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी आइजोल हो गया। आइजोल वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल आपको देखो दिया हुआ है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला जुंको तबेई किस देश की थी? जुंको तबेई द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट बिलोंग टू विच कंट्री? फ्रांस, चीन, जापान या श्रीलंका?
पहले तो ध्यान में रखिएगा कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन है। अगर नाम पूछे तो नाम नोट कर लीजिएगा, जुंको तबेई है। ठीक है, विश्व की प्रथम महिला जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी वो जुंको तबेई हो गई। अच्छा, भारत की प्रथम महिला कौन है जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है, ये भी आपसे सवाल पूछा जाता है। ठीक है, भारत की प्रथम महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कौन है, ये जो है आपसे देखो पूछा जाता है। तो भारत की प्रथम महिला जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी वो कौन है, तो उनका नाम है देखो बछेंद्री पाल। ठीक है, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है बछेंद्री पाल। ये आप सब शायद जान रहे हैं, राइट आंसर क्या होगा, बछेंद्री पाल। अगर पूछा जाएगा कि भारत की प्रथम महिला माउंट एवरेस्ट पर्वतारोही तो बछेंद्री पाल। ठीक है, अब पूछा है कि जुंको तबेई किस देश की थी, तो यह देखो है जापान की। ठीक है, क्या हो गया आंसर, तो सी जापान हो जाएगा। राइट आंसर होगा सी जापान। ठीक है, क्लियर है सबका। चलो चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपको देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त है। द फर्टाइल अलुवियल सोइल इज बेस्ट सुटेड टू प्रोड्यूस चावल, चाय, कपास या फिर मक्का। जो उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी है उसमें किसका उत्पादन सबसे अच्छे तरीके से किया जा सकता है। जो उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी है उसमें सबसे अच्छे से किसका उत्पादन हो सकता है, तो वो है देखो आपका चावल। क्या हो गया आंसर, तो ए चावल। ए किए हो तो बिल्कुल सही किए हो। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए चावल, यह जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल आपको देखो दिया हुआ है यहाँ पे, ये सवाल है कि नोवाक जोकोविच किस देश से हैं। व्हाट कंट्री इज नोवाक जोकोविच फ्रॉम, सर्बिया, स्पेन, स्विट्जरलैंड या फिर इंग्लैंड। जो नोवाक जोकोविच है इनका संबंध किस देश से है, जो नोवाक जोकोविच है या किस देश से संबंध रखते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही कीजिएगा सब कोई, सभी का आंसर आना चाहिए और बिल्कुल सही आना चाहिए। क्या आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही सब कोई करेंगे और बताएंगे। नोवाक जोकोविच किस देश से संबंधित है, तो याद रखना सर्बिया होता है ऐसे। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सर्बिया। जो नोवाक जोकोविच है ये सर्बिया देश से संबंधित है। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल आपको दिया हुआ है देखो कि खादर और बांगर किस मृदा के प्रकार हैं। खादर एंड बांगर आर टाइप ऑफ सोइल, अलुवियल के, काली के, लैटराइट के या फिर लाल मिट्टी के, किसके प्रकार है। अच्छा, अलुवियल को हिंदी में याद रखिएगा जलोढ़ मृदा बोलते हैं। ठीक है, खादर और बांगर किस मृदा के प्रकार हैं। जो खादर और बांगर है ये किस मृदा के टाइप हैं, तो यह देखो टाइप है आपके जलोढ़ मृदा के, यह टाइप है अलुवियल सोइल के। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन ए अलुवियल सोइल, जलोढ़ मृदा। ठीक है यहाँ तक। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल आपको देखो दिया हुआ है कि नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं। इन हुज मेमोरी द नोबेल प्राइजेस आर गिवन, अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड वार्नर या फिर ऑन्ट्रे मालरॉक्स। चलिए पहले आप सब करेंगे फिर मैं बताने जा रहा हूं। इसका आंसर लगभग को आना चाहिए और नॉर्मल सा देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। चलो बिल्कुल सही करना और बताना नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, क्या आंसर कर रहे हैं, तो राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन बी अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, यह जो है बिल्कुल सही आंसर है। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है, तो अल्फ्रेड नोबेल के। बिल्कुल सही सब कोई किए हुए हैं, बहुत अच्छा। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल आपको देखो मिला हुआ है यहाँ पर, यह सवाल है कि हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस इज सेलिब्रेटेड एज 5 सितंबर, 14 सितंबर, 27 सितंबर या फिर 3 दिसंबर। जो हिंदी दिवस है यह कब मनाया जाता है, जो हिंदी दिवस है इसको हम लोग कब मनाते हैं, जो हिंदी दिवस है इसको कब सेलिब्रेट करा जाता है। तो जो हिंदी दिवस है यह देखो आपका मनाया जाता है प्रतिवर्ष 14 सितंबर को। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन बी 14 सितंबर। ठीक है, पूछा जाएगा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को, सबको ध्यान में रखेंगे। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, चलो बढ़ते अगले सवाल पे। अगला सवाल आपको देखो यहाँ पे दिया हुआ है, यह सवाल है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। व्हाट इज मेनली फाउंड इन झरिया रीजन ऑफ झारखंड, थोरियम, रेशम, सोना या फिर कोयला। जो झारखंड का झरिया क्षेत्र है उसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्य रूप से क्या है। चलो बिल्कुल सही कीजिएगा सब कोई, सभी का आंसर आना चाहिए। झारखंड के झरिया क्षेत्र में क्या उपस्थित है, क्या इसलिए वो जाना जाता है, तो वह देखो जाना जाता है कोयला के लिए। क्या हो गया आंसर, तो डी कोयला। डी जो है बिल्कुल सही आंसर है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोयला। ठीक है, चलते अगला सवाल पे। अगला सवाल आपको मिला हुआ है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी या फिर सुश्री जयललिता। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन हुई, निम्न में से उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। क्या आंसर होगा, बिल्कुल सही सबको करना और बताना है।
उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? क्या आंसर कर रहे हैं? चलो सबसे पहले आप लोग कीजिए, फिर मैं बताने जा रहा हूं। बिल्कुल सही सब कोई करेंगे और बताएंगे, सभी का आंसर सही आना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं, बिल्कुल सही सबका आंसर आ रहा है, सुचेता कृपलानी। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। सुचेता कृपलानी जो है राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। जो सुचेता कृपलानी है ये जो है आपकी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। बहुत अच्छा, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल आपको देखो दिया हुआ है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? हु इज कंसिडर्ड द रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म? महावीर, ऋषभदेव, नेमिनाथ या फिर डी में है नन ऑफ दीज? क्या होगा? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन माने जाते हैं? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो वह देखो, ऐसे तो ऋषभदेव थे जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। जैन धर्म की स्थापना याद रखिएगा ऋषभदेव के द्वारा की गई है, ये पहले तीर्थकर थे। लेकिन जो मुख्य रूप से जो कार्य है वह किया गया था महावीर के द्वारा। तो इसीलिए महावीर को जो है आपका जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले सवाल पे। यहां से आपका साइंस शुरू हो रहा है। ठीक है, साइंस अब आपका यहां से शुरुआत होगा। देखो दिया हुआ है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट या फिर डी में है नन ऑफ दीज? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये किसका रासायनिक नाम है? देखो जीके का जो है 15 क्वेश्चन हो चुका है। अब यहाँ पे आपका जीएस का 15 क्वेश्चन रहेगा। बिल्कुल सही कीजिएगा और सबके बताइएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका रासायनिक नाम है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम है ये है देखो आपका कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? तो यह देखो होता है CaSO4 इंटू में 1/2H2O। सभी को ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया सबका? राइट आंसर सी होगा। हो गया सभी का? चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल आपको देखो मिला हुआ है कि तत्वों की आवर्त सारणी का जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स? वंडर वॉल्स, जोहान बेयर, अल्फ्रेड नोबेल या फिर मेंडलीफ? तत्वों की आवर्त सारणी के जनक कौन है? तत्वों का आवर्त सारणी किसके द्वारा दिया गया? तत्वों की आवर्त सारणी के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो यह देखो है मेंडलीफ। क्या होगा आंसर? तो ऑप्शन डी मेंडलीफ, यह जो है सही आंसर है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्लियर हो गया सबका? चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल आपको देखो मिला हुआ है यहाँ पर कि पपीते के पीले रंग का कारण है। व्हाट इज द रीजन फॉर येलो कलर ऑफ पपाया? पैपेन, लाइकोपिन, कैरिकोजेंथिन, अगला में है कैरोटीन। क्या होगा? पपीता का रंग पीला होने का कारण क्या है? पपीता जो है किसके कारण पीले रंग का होता है? तो पपीता का पीला होने का देखो कारण है कैरिकाजेंथिन, जिसको कि जैंथोफिल भी बोलते हैं। याद रखिएगा, कैरिकाजेंथिन ऐसे बोलते हैं पर अलग भाषा में इसको जैंथोफिल भी बोला जाता है। तो दोनों सही है। पपीता का पीला रंग जो है कैरिकाजेंथिन की वजह से होता है। ठीक है, अगला सवाल पे चलेंगे। यह देखो दिया हुआ है कि एक व्यक्ति अपने चश्मे के बिना अखबार नहीं पढ़ सकता है, उसको किस दोष से ग्रसित होने की अधिक संभावना है? अ पर्सन कैन नॉट रीड अ न्यूज़पेपर विदाउट हिज ग्लासेस, ही इज मोर लाइकली टू सफर फ्रॉम विच डिफेक्ट? निकट दृष्टि, आगे है आपका जरा दूरदृष्टिता, आगे है देखो अबिंदुकता या फिर दूरदृष्टि। क्या होगा आंसर? सभी को आंसर करना और बिल्कुल सही यहां पर बतानी है। चलो बिल्कुल सही कीजिएगा सब कोई। एक व्यक्ति अपने चश्मे के बिना अखबार नहीं पढ़ सकता है, वह किस दोष से ग्रसित है, उसको किस दोष होने की ज्यादा संभावना है? तो देखो क्या बोला कि एक जो व्यक्ति वो अखबार नहीं पढ़ पा रहा है, अखबार रखा जाता है नजदीक में, मतलब कोई नजदीक से अखबार को नहीं पढ़ पा रहा है, तो जब नजदीक का अच्छे से दिखाई नहीं देता है तो उसको दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी। जस्ट उल्टा होता है, अगर नजदीक का दिखाई नहीं देगा तो दूरदृष्टि, अगर दूर का दिखाई नहीं देगा तो निकट दृष्टि। तो यहाँ पर उसको नजदीक का पेपर नहीं दिखाई दे पा रहा है अखबार, तो इसलिए उसको दूरदृष्टि दोष है। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल मिला हुआ है देखो कि निम्न में से किस घटना के कारण इंद्रधनुष दिखाई देता है? रेनबो अपीयर्स ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना? प्रकाश का परिक्षेपण, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन या फिर डी में है नन ऑफ दीज? निम्न में से किस घटना के कारण जो है इंद्रधनुष दिखाई देता है? चलिए बिल्कुल सही करेंगे और सबके बताएंगे। तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए आज का होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये आपका आज का होमवर्क है। सभी को जो इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में करना और बताना है कि किस कारण जो है इंद्रधनुष दिखाई देता है। ये आप सबका आज का होमवर्क रहेगा। चलिए अगला सवाल है कि किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? ड्यू टू विच प्रॉपर्टी अ स्टक स्टिक इमर्ज्ड इन अ वेसल फुल ऑफ वाटर अपीयर्स टू बी बेंट? परावर्तन, न्यूटन का गति नियम, अपवर्तन या फिर उत्प्लावन? क्या होगा आंसर? किस गुणधर्म के कारण जो है पानी से भरा हुआ बर्तन में जो छड़ है वो मुड़ा हुआ प्रतीत होता है?
तो वह देखो प्रतीत होता है अपवर्तन के कारण। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी अपवर्तन, यह जो है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपको देखो मिला हुआ है यहाँ पे, यह क्वेश्चन है कि जब किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश के किरण पुंज को आपतित होने दिया जाता है तब निर्गत होने वाले किस प्रकाश के लिए अधिकतम विचलन होता है? What when a beam of white light is allowed to fall on a prism, then which color? यहाँ पे आपको लिखा हुआ देखो, which color is maximum deviation for the type of images? लाल प्रकाश, बैगनी प्रकाश, पीला प्रकाश या फिर नीला प्रकाश। बताना है यहाँ पर कि जब किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश डालते हैं तो सबसे अधिक कौन सा रंग जो है विचलित होता है। आज सुबह दोपहर 1 बजे वाला क्लास है, मैंने इसको नोट डाउन करवा दिया है। तो अगर अभी तक दोपहर 1 बजे वाला क्लास अटेंड नहीं किया तो जल्दी से जाकर सबको दोपहर 1 बजे वाला क्लास अटेंड कर लेना। सभी लोग क्लास को लाइक जरूर कर लेंगे, उसके साथ साथ सभी लोग शेयर जरूर कर लीजिएगा। और जो भी चैनल पे नए होंगे, जो भी अग्निवीर आर्मी परीक्षा में सिलेक्शन चाहते हैं, वो सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे। तो सबसे अधिक विचलन देखो होता है बैगनी रंग का। ठीक है, पूछा जाएगा सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है, तो वो होता है बैगनी रंग का। सबको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाता है। बी सबने किया लगभग ने, बहुत अच्छा आंसर है। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। यह देखो दिया हुआ है कि डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम है। द पॉपुलर नेम ऑफ कैल्शियम सल्फेट यूज्ड बाय डॉक्टर्स, पेंटर्स एंड क्राफ्ट्समैन ईटीसी इज लाइम ऑफ सोडा, पोटेशियम परमैंगनेट, जिप्सम या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए करना और बताना है कि डॉक्टर और चित्रकार और शिल्पकार इन सब के द्वारा जो कैल्शियम सल्फेट प्रयोग किया जाता है उसका लोकप्रिय नाम क्या है? तो वो देखो आपका यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस को ही जो है कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही जो है प्रयोग ये डॉक्टर, चित्रकार और शिल्पकार ये सबके द्वारा करा जाता है। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा एक धातु है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटल? क्लोरीन, जिंक, आयोडीन या फिर डी में है नन ऑफ दिस। निम्न में से कौन सा ऐसा है जो कि एक धातु है? निम्न में से वह क्या है जो कि एक मेटल है? तो यहाँ पर जो धातु है, जो मेटल है, वो है देखो जिंक। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी जिंक हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल आपको देखो यहाँ पर दिया हुआ है, ये सवाल है कि मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था। द फर्स्ट मैन मेड आर्टिफिशियल फाइबर वॉज रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर या फिर टेरिकॉट। क्या होगा? मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा था? मानव के द्वारा निर्मित किया हुआ प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा था? तो यह देखो रेयन था। ठीक है, क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए रेयन हो गया। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। यह देखो दिया हुआ है कि आलू में मोजैक रोग का कारक तत्व है। व्हाट इज द कॉजेटिव एलिमेंट ऑफ मोजैसिक डिजीज इन पोटैटो? विषाणु, जीवाणु, फफूंदी या फिर शैवाल। क्या होगा? आलू में मोजैक रोग का कारक क्या है? आलू में जो मोजैक रोग है यह किसकी वजह से होता है? तो आलू में जो मोजैक रोग है यह देखो होता है वायरस की वजह से, ये होता है विषाणु की वजह से। क्या हो गया? तो ऑप्शन ए वायरस, विषाणु। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल आपको देखो दिया हुआ है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर आधारित युक्ति है। द डिवाइस इज बेस्ड ऑन द फोटो देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या होगा? प्रकाश विद्युत सेल, डायनेमो, ट्रांसफार्मर या फिर विद्युत मोटर। क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल सही, सबको करना और बताना है। यहाँ पर जल्दी से जो है सभी को करनी है और यहाँ पर बतानी है। चलिए बिल्कुल सही सबको कीजिएगा और बनाइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित युक्ति कौन सी है? तो वो है देखो आपका प्रकाश विद्युत सेल। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए प्रकाश विद्युत सेल। ठीक है, बढ़ते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल देखो मिला हुआ है कि मनुष्य के रक्त का पीएच होता है। द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज कम अम्लीय, अधिक अम्लीय, कम क्षारीय या फिर अधिक क्षारीय। क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल सही, सबको करेंगे और बताएंगे, सभी का आंसर आना चाहिए। मनुष्य के रक्त का पीएच मान सबसे पहले देख लोगे, ये होता है 7.4। ठीक है, अब 7 के बाद जितना भी हो गया वो होता है क्षारीय, लेकिन पॉइंट में केवल 4 है, इसका मतलब वो कम क्षारीय होगा। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी कम क्षारीय। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल आपको यहाँ पे देखो दिया हुआ है, ये सवाल है कि रेडियोधर्मी डेंटिंग एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मापा जा सकता है। रेडियो एक्टिव डेंटिंग इज अ प्रोसेस दैट कैन बी मेजर्ड। चट्टानों की आयु, चट्टानों का प्रकार, चट्टानों का रंग या फिर चट्टानों की अवस्था। रेडियोधर्मी डेंटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें किसको माप सकते हैं? तो जिससे देखो मापा जा सकता है चट्टानों की आयु को। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए चट्टानों की आयु। रेडियोधर्मी डेंटिंग द्वारा चट्टानों की आयु को मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला सवाल देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि ये आपको दिया हुआ है देखो कि यूरिया किसके द्वारा रुधिर से पृथक किया जाता है? यूरिया इज सेपरेटेड फ्रॉम ब्लड बाय आंत, अमाशय, प्लीहा या फिर गुर्दा। क्या होगा? चलिए बिल्कुल सही करेंगे और बताएंगे।
यूरिया जो है किसके द्वारा शरीर से अलग होता है, यूरिया जो है किसके द्वारा मानव शरीर से अलग करा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, तो ये देखो किया जाता है गुर्दा के द्वारा, ये किया जाता है किडनी के द्वारा। ये क्वेश्चन आपके लिए आज का एक्स्ट्रा था, एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था आपको, तो ये एक क्वेश्चन आपके लिए एक्स्ट्रा आज का था, ठीक है। 31 नंबर सवाल था ऐसे ही। चलो देखो जीके का 15 सवाल हो चुका है, जीएस का भी 15 सवाल हो चुका है। अब जो है हम लोग बढ़ेंगे मैथ के क्वेश्चन की ओर, ठीक है। यहां से आपका मैथ का क्वेश्चन का शुरुआत होगा। चलो मैथ का क्वेश्चन नंबर 1 है, सब कुछ सही करते चलेगा, मिस्टेक मत करिएगा। ये दिया हुआ है देखो कि 12 प्लेटों तथा 9 चम्मचों का कुल मूल्य ₹339 हो तो 4 प्लेटों तथा 3 चम्मचों का मूल्य कितना होगा। प्रीवियस ईयर पेपर का ये सवाल है, जीडी का 2020 का पेपर का सवाल है, ऐसा वाला सवाल हमेशा आता है। देखो क्या दिया हुआ है, 12 प्लेट है, ठीक है, इसको पी से प्लेट लिख दिए, और 9 चम्मच है, मानो कि चम्मच को सी से चम्मच लिख दिए, ठीक है। 9 चम्मच है, इनका कुल मूल्य कितना है, तो इनका कुल मूल्य है देखो 339 है, ठीक है यहां तक। अब क्या बोला, 4 प्लेट, अब क्या हो गया देखो ये 4 प्लेट है, और बोला 3 चम्मच, अब ये कितना हो गया, तो 3 चम्मच हो गया, ठीक है। ध्यान से देखोगे तो ये तीसरा भाग हो जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे 3 से भाग दिया जा रहा है, देखो ये बाई 3 है, फिर यहाँ पे भी देखो बाई 3, इसमें भी 3 से भाग दिया, मतलब कि ये तीसरा भाग बन गया है। पहले 12 मांगा था तो अब 3 से भाग देके 4 मांग रहा है 4 का, पहले 9 का बताया था तो अब 3 से भाग देके 3 का मांग रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, तो सिंपल सा इसमें भी जो है 3 से भाग दे देंगे। जब इसमें भी 3 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा 113, मतलब कि राइट आंसर कितना है, तो ये हो गया ऑप्शन डी 113। तो कितना हो जाएगा, 4 प्लेट और 3 चम्मच का मूल्य, तो वो 113 है, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल आपको देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रथम 100 घन पूर्णांकों, क्या मिला हुआ है, प्रथम 100 घन पूर्णांकों का औसत कितना है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या होगा आंसर, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो, तो देखिए प्रथम 100 धन पूर्णांक, तो तरीका क्या है, पूर्णांक कौन कौन से, पहला देखो 1 से शुरू होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और ऐसे ही जो है ये जाएगा आपका 100 तक, ठीक है। अब इसको बनाने का 2 तरीका है, 1 से लेके 100 तक को जोड़ लीजिए, फिर नीचे क्या कीजिए, उतना ही से भाग दे दीजिए, या आप जितना डिजिट हो उतना से भाग दे दीजिए। या फिर एक तरीका ये है कि जो पहला डिजिट है और जो अंतिम डिजिट है उसको आपस में जोड़ लीजिए। ट्रिक से ऐसे बनता है, पहला डिजिट को, पहला जो डिजिट है, ठीक है, जो पहला डिजिट है वो और जो अंतिम डिजिट है उन दोनों को आपस में जोड़ लीजिए, और नीचे क्या कीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए। तो अब कितना आएगा, देखो जब 100 और 1 को जोड़ोगे तो ये हो गया 101, और जब इसको 2 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा देखो आपका 50.5, या जो है सही आंसर है। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन सी 50.5, ठीक है। देखा ये कितना इजी बन गया। अब 1 से लेकर 100 तक लिखते, फिर उसको जोड़ते, फिर उतने से ही भाग देते, तो वो काफी लंबा मेथड हो जाता, लेकिन ये आसान पड़ गया, तो इसलिए जितना हो सके ट्रिक से बनाने की कोशिश किया कीजिए, उतनी आसानी से बन जाएगा, ठीक है। चलो आगे दिया हुआ है कि तारा रोज 1600 मिलीलीटर दूध पीती है, 4 सप्ताह में वो कितना दूध पिएगी। बिल्कुल सही कीजिएगा और सबकी बताइएगा। तारा ड्रिंक 1600 मिलीलीटर मिल्क डेली, हाउ मच मिल्क विल बी सी ड्रिंक इन 4 वीक्स, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले 4 सप्ताह में कितना दिन होता है, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक दिन में कितना पी रही है, तो एक दिन में जो है देखो वो 1600 मिलीलीटर पी रही है, ठीक है। अब 4 सप्ताह, तो 4 सप्ताह में कितना दिन हो गया, तो हो गया आपका एक सप्ताह में 7 दिन, तो 4 सप्ताह में हो गया 7 चौका 28 दिन, मतलब कि अब 28 दिन में वो कितना पी जाएगी। तो सिंपल सा क्या करो, 1600 गुना में 28, ठीक है। यहां तक हो गया, तो ये देखो 16 गुना 28 करिएगा तो आपका कितना आएगा, तो यह देखो आएगा आपका 448, ठीक है। 16 गुना 28 करने पे 448 होता है, साथ में 2 जीरो लगा हुआ है, तो क्या किए 2 जीरो लगा दिए, ठीक है। अभी देखो ये है आपका मिलीलीटर में, ठीक है, और आपको करना किसमें, लीटर में, आपको आंसर करना है लीटर में। तो एक लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर, तो क्या करेंगे 1000 से जो है भाग दे देंगे, ठीक है। ये देखो 2 जीरो से जो है 2 जीरो कट गया, अब कितना आया, तो अब देखो आपका यहाँ पे आ रहा है, अब कितना आ गया, तो अब देखो आपका आ रहा है 448/10। अब जब नीचे 1 जीरो तो ऊपर में क्या होगा, 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, मतलब कि इसका राइट आंसर हो गया देखो 44.8, ये राइट आंसर होगा। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन सी 44.8 हो गया सबका। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल आपको देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये सवाल है आपका, ठीक है, इसको बनाना है हमें। क्या दिया हुआ है, पहले देखो 5 गुना 5 करेंगे तो कितना हो गया, 25 हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, पहले इधर का कर लो फिर उधर का करेंगे। अब इसमें क्या है, 2 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ था, तो क्या करेंगे 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। अब माइनस में फिर से क्या हो गया, 5 पचे 25, ठीक है यहाँ तक। अब क्या है, तो यहाँ पे 3 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, देखो या इसमें जो है 3 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम लोग 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब इनको जो है हमें घटा लेना है,
तो घटाने के लिए क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाना है, तो पहले घटाइए। तो घटाने के लिए देखो सिंपल सा क्या होता है, ये यहाँ पे 25 है, ठीक है। दशमलव को हमेशा आमने सामने लिखते हैं, दशमलव आमने सामने लिख दिए। अब कितना हो गया, 0, 2 और 5, ये इतना है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक तो 0 सिंपल सा लगा दीजिए, ठीक है। अब इधर कुछ भी रहे, इधर कोई मतलब नहीं है, इधर कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे 0, तो यहाँ से खास से लिए तो 10 में से 5 गया तो कितना बचा, 5 बचा। अब यहाँ पे 4 हो गया था, 4 में से 2 गया तो 2, और यहाँ पे आ गया 2, ठीक है। मतलब कि सही आंसर क्या होगा, 0.225। जो सही आंसर है ये है ऑप्शन बी, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, जब भी दशमलव का जोड़ और घटाव रहे तो हमेशा दशमलव को आमने सामने लिख देंगे, फिर आपका बन जाएगा। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल आपको देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि 3428 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त होती है। यह जो है आपको यहाँ पे करना है। चलो देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। बिल्कुल सही सब कोई करेंगे और बताएंगे, कोई भी जो है मिस्टेक यहाँ पे मत करिएगा, सभी का आंसर सही आना चाहिए। ऐसा वाला क्वेश्चन आपसे बहुत बार बना चुके हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो बोला है कि 3428 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाएंगे तब जाके वो 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो सिंपल सा क्या करना है, देखो 13 से जो है 3428 में भाग दे देना है, ठीक है। 13 से जो है 3428 में भाग दे दीजिएगा। भाग देने पर आपका जितना शेषफल बचेगा वही इसका राइट आंसर होगा। तो देखो जब भाग दोगे तो भाग आप सब दे लेना, वो आसान चीज है। जब आप भाग दोगे तो नीचे आपका शेषफल बचेगा, देखो 9, ठीक है। नीचे आपका शेषफल बच जाएगा 9। अब इसका मतलब कि इसमें ज्यादा कितना हो गया, 9 ज्यादा हो गया। तो अगर इसमें से 9 को घटा देते तब तो वो पूर्ण रूप से कट जाता। तो इसीलिए वो संख्या कौन सी है, तो वो संख्या है ऑप्शन डी 9। अब आप लोग डायरेक्ट मत करना, आप लोग भाग दे के देख लेना, भाग आराम से दिया जाएगा, दे के इसका आंसर ला लेना, ठीक है। पर 9 बचेगा, राइट आंसर डी 9 होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। यह देखिए आपका दिया हुआ है कि दो संख्याओं का लघुत्तम 2310 तथा महत्तम 30 है। यदि इनमें से एक संख्या 7 गुना 30 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ये जो है आपको यहाँ पे बताना है। आप सबको एक फॉर्मूला पहले से पता है, मैंने अभी 2-3 बार इसको क्लास में बता दिया है और ये हमेशा आता है, याद रखिएगा, हमेशा इसको पूछा जाता है। क्या होता है फॉर्मूला, तो ये होता है देखो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF, यह जो है फॉर्मूला है, ठीक है। दो संख्या का गुणनफल, तो एक संख्या दिया हुआ था देखो 7 गुना में 30, ठीक है। और दूसरी संख्या हमको पता नहीं है तो दूसरा संख्या हम लोग x मान लिए, ठीक है। बराबर में कितना आ गया, तो LCM है लघुत्तम देखो आपका 2310, फिर गुना में है आपका HCF 30, ठीक है। अब x बराबर क्या हो जाएगा, तो ये तो 2310 और गुना में 30 रहेगा ही, पर ये जो गुना में है ये आ जाएगा भाग में, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया, तो ये हो गया 7 गुना में 30। देखो 30 से 30 कट गया, 7 से जो है कितनी बार में 27 और एक 0, मतलब कि 330 जो है राइट आंसर होगा। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन डी 330, यह बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन बी 330 होगा। बी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बी की हो तो बिल्कुल सही बताए हो, ठीक है। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है, ये सवाल ऐसे लिखा हुआ है देखो 64 है और इसका जो घात है ये लगा हुआ है माइनस में 1/6, माइनस में 1/6 ये लगा हुआ है। चलो जल्दी से देखते हैं क्या आंसर करते हो। सभी का आंसर आना चाहिए, मिस्टेक नहीं करिएगा कोई भी, सभी का आंसर जो है बिल्कुल सही आना चाहिए। देखिए 64 दिया हुआ है ब्रैकेट में, तो 64 जो है 2 का पावर 6 लिखोगे तो ये 64 हो जाता है, ठीक है। अब गुना में क्या हो गया, तो गुना में पहले से माइनस में 1/6 है, ठीक है। 1/6 है, देखो 6 से 6 कट गया आपका, ठीक है। अब क्या आया 2, इसका घात हो गया ऊपर में -1। आप सबको पता है कि जब भी किसी का पावर माइनस में रहे तो संख्या जस्ट उल्टा हो जाता है। तो ये माइनस में पावर है तो इसका मतलब ये ब्रैकेट के अंदर संख्या कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। क्या हो गया सही आंसर, तो ये हो गया ऑप्शन सी 1/2। सी करने वालों का आंसर सही है, सी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। सबका सी आया है, बहुत अच्छे। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपको देखो दिया हुआ है, ये सवाल है आपका यहाँ पर कि 16 तथा 24 का तृतीयानुपाती क्या है। व्हाट इज द ट्रिएटरी रेशियो ऑफ 16 एंड 24। देखो 16 और 24 का तृतीयानुपाती बोला है, तो निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि पहला अनुपात दे दिया यहाँ पर 16 और 24, ठीक है। फिर समानुपात प्रोपोर्शन का चिन्ह लगाएंगे और जो बगल में होता है उसको यहाँ पे लिख देते हैं 24। अब इसको हमें निकालना होगा, ये हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर हो जाता है x। ये होता है तृतीयानुपाती निकालने का फॉर्मूला। हमेशा आपको 2 दिया जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा। फिर जब प्रोपोर्शन का चिन्ह लगाओगे, समानुपात का चिन्ह लगाओगे, तो जो बगल में रहता है समानुपात का प्रोपोर्शन का वो ये तीसरा बन जाता है, ठीक है। और चौथा आपको यहाँ पे x लग जाता है, वो आपको पता नहीं होता है, ठीक है। अब ये कितना हो गया, तो ये हो गया देखो आपका 16/24, फिर यहाँ बराबर का चिन्ह हो गया, बराबर में आ गया 24/x, ठीक है। अब कितना होगा, तो अब जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मानो हो जाएगा आपका, तो ये हो गया 16 गुना x बराबर में हो गया देखो ये 24 गुना में 24, ठीक है यहाँ तक। अब निकालना क्या है, तो अब हमको देखो निकालना है x बराबर, x बराबर कितना आ गया, तो ये आ गया 24 गुना में 24
बटा में 16। अब इसको बना देते हैं, 4 से कितनी बार में, 6 बार में, 4 से कितना बार में, 4 बार में, 4 से वापस ये 6 बार में, मतलब कि 6 6 कितना हो गया 36, x बराबर कितना आ गया, तो ये हो गया 36 36। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन सी यह जो है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल आपको देखो दिया हुआ है कि दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदले। ठीक है, क्या लिखा हुआ है देखो, 0.67 67 और 67, ये जो है आपको यहाँ पे दिया हुआ है। कैसे इसको करेंगे, तो देखिए जब सेम डिजिट आगे चले, तो यहाँ पर देखो 2 2 का जोड़ा में सेम डिजिट चल रहा है, मतलब कि हर 2 2 के बाद संख्या बदल जा रहा है, तो उन पहले 2 पर क्या करेंगे, बार लगा देते हैं। ठीक है, बार लगा दिए, बार का मतलब होता है कि आगे भी सेम चल रहा है। ठीक है, तो अब ये कितना हो गया, तो अब हो गया ये देखो 0.67। ठीक है, ये यहाँ पे अब यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो नीचे कितना लगेगा, ये हो गया 100। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया 67 पर आपका बार लगा हुआ है, नीचे आ गया 100। ठीक है, अब इस बार को जब यहाँ से हटाइएगा ना, तो नीचे का जो वैल्यू है, जो डोमिनेटर जो हर का जो वैल्यू है वो 1 घट जाता है, मतलब कि ये 67 बटा क्या हो गया, तो 99 हो गया। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन सी 67 बाई में 99 ये सही आंसर होगा। सी की हो तो बिल्कुल सही बताओ। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्लियर है सबका, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखो यहाँ पे है, ये आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि 3 संख्याओं का औसत 7 है तथा पहले 2 संख्याओं का औसत 4 है, तीसरी संख्या क्या है, ये जो है आपको यहाँ पे बतानी है। क्या दिया हुआ है देखो, 3 संख्या का औसत। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या निकाल लेंगे देखो 3 संख्या का औसत, कुल औसत। ठीक है, 3 संख्या का क्या करेंगे हम लोग, निकाल लेंगे कुल औसत। तो ये कितना हो गया, तो 3 गुना 7 कर देंगे, तो कितना आ गया, ये 21 हो गया। ठीक है, यहां तक। अब क्या बोला, पहला 2 संख्या का औसत 4 है, तो यहां पर लिख देंगे देखो पहली 2 संख्या का औसत। ठीक है, पहली 2 संख्या का कुल औसत कितना हो गया, तो सिंपल सा 2 गुना में 4, तो ये आ गया 8। आपसे क्या पूछा है, तीसरी संख्या। तो अब जो है आपको यहाँ पर क्या करनी है, आपको जो है यहाँ पे निकालनी है देखो तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या बराबर क्या होगा, तो 3 संख्या का जो कुल औसत था उसमें से 2 संख्या के कुल औसत को घटा दो, आपको जो है आपका आंसर मिल जाएगा। तो क्या हो गया, ये हो गया देखो 21 माइनस 8, 21 में से 8 गया तो कितना बचेगा, तो ये हो जाएगा 13। क्या हो गया राइट आंसर, तो ये हो गया ऑप्शन बी 13 बिल्कुल सही आंसर है, 13 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, 13 की हो बिल्कुल सही बताए हो, बहुत बढ़िया। चलो चलेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल आपको देखो यहाँ पे दिया गया है, ये सवाल है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखो यहाँ पे मिला हुआ है कि समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है। तो जिनका भी एग्जाम 15 जनवरी को होने वाला है, अगर अभी तक भी हमारी ई बुक को बाय नहीं किए हो तो जल्दी से सभी लोग खरीद लेंगे। जो हमारी आर्मी की देखो नई ई बुक है, वो आर्मी जनरल ड्यूटी, वुमेन मिलिट्री पुलिस, ट्रेड्समैन, क्लर्क सभी के लिए है। इसमें आपका 10 मॉडल पेपर इजी लेवल का है, 10 मॉडल पेपर टफ लेवल का दिया हुआ है और 5 अग्निवीर का ओरिजिनल पेपर है। ये आपको मिल रहा है मात्र 85 रुपये में। जिनको भी खास करके देखो मैथ और रीजनिंग में दिक्कत होगा, वो इस किताब को जल्दी से बाई कर लेंगे, ये 85 रुपये वाला। अभी आपका जो 13 नवंबर और 16 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था, इसमें 20 में से 20 सवाल इसी किताब से देखने को मिला था, फुल सॉल्यूशन के साथ है, हिंदी इंग्लिश में। तो सभी लोग इस ई बुक को बाई कर लेना। ये मिल रहा है आपको खरीदने के लिए क्या करना है कि जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से, और फिर पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पे सेंड कर देना है व्हाट्सएप पे। एक और देखो ई बुक है, इस ई बुक से अभी जो आपका 16 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था, इस ई बुक से जो है देखो अभी आपका जो एग्जाम लिया गया था 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर का एग्जाम में और आपका 13 नवंबर का एग्जाम में, इस वाला ई बुक से 30 में से 28 सवाल आया था जीके जीएस का। तो ये ई बुक देखो, यह जो ई बुक है ये आपके लिए है जीडी का, ये ई बुक जीडी का है। इसके साथ साथ वुमेन मिलिट्री पुलिस, ट्रेड्समैन, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क सभी का है। इसमें आपका 3200 प्लस जीके जीएस क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है और ये मिल रहा है आपको मात्र 90 रुपये में। तो ये दोनों ई बुक आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। खरीदने के लिए इसको भी यही करना है कि इसी नंबर पर आपको पेमेंट कर देना है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से। फिर पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पर सेंड करना है। तो जितने भी लोग जो हो अभी एग्जाम देने वाले हो 15 जनवरी को, वो लोग इन दोनों ई बुक को जरूर बाई करोगे, क्योंकि इससे आपका 15 जनवरी का पेपर आराम से निकल जाएगा। और अभी जो है 13 नवंबर को देखो, अभी केवल 13 नवंबर की ही अगर बात करें तो अभी जो है आपकी 13 नवंबर को जो है बच्चों को इस ई बुक से 50 में से 48 सवाल देखने को मिला था इन दोनों ई बुक में से। तो सभी लोग इन दोनों ई बुक को जरूर बाई कर लेंगे। एक ई बुक है 90 रुपये का, एक ही बुक है 50 रुपये का। 90 और 85 देखोगे तो हो जाएगा आपका 175 रुपया, लेकिन अगर साथ में करोगे तो दोनों ई बुक आपको मात्र 150 रुपये में मिल जाएगा। केवल 150 रुपये में आप इन दोनों ई बुक को खरीद सकते हैं, आपके 25 रुपये कम लगेंगे। तो खरीदने के लिए यही करना है कि ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पर आपको पेमेंट कर देना है और पेमेंट करने के बाद इसी नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है व्हाट्सएप पे। फिर जो ये ई बुक है ये PDF फॉर्मेट में आपके व्हाट्सएप पर भेज दिया जाए। चलो पहले यहाँ पे क्या करेंगे, पहले देखो लिख लेंगे माना समीना की आयु।
ठीक है, लिख लेंगे सबसे पहले देखो समीना की आयु। तो समीना की जो आयु है, पहला समीना है तो ये हो गया देखो 7x। अगला में क्या बोला, सुहाना, तो अगला में फिर वही करेंगे, लिख देंगे देखो यहाँ पर सुहाना की आयु। सुहाना की आयु कितना हो गया, तो ये हो गया देखो 3x। ठीक है, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 है। अब यहाँ पर लिख लेंगे देखो 6 वर्ष बाद समीना की आयु। ठीक है, 6 वर्ष बाद समीना की आयु सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे। तो 6 वर्ष बाद जो समीना की आयु है ये हो गया देखो 7x प्लस में 6। ठीक है, अब उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखो हमारा हो जाएगा 6 वर्ष बाद सुहाना की आयु। ठीक है, 6 वर्ष बाद हो गया देखो आपका यहाँ पर सुहाना की आयु, ये कितना हो गया, तो ये हो गया आपका देखो 3x प्लस में 6। ठीक है, अब क्या बोला, इनका अनुपात 5:3 है, मतलब कि 7x/6। 6 वर्ष बाद का आयु है समीना का और 6 वर्ष बाद का आयु है सुहाना का 3x प्लस में 6। इनका अनुपात कितना है, तो यह है देखो 5:3, मतलब कि 5/3। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। ठीक है, 7 कितना हो गया, 21x हो गया, प्लस में हो गया आपका 6 18। ठीक है, 6 18 हो गया, क्लियर है यहाँ तक। अब बराबर में आपका क्या आएगा, 5 15x हो गया और बराबर में प्लस में हो गया आपका देखो 6 5 30। ठीक है, यहां तक सबका क्लियर है। अब x को एक तरफ ला लो, डिजिट को एक तरफ कर लो, तो ये हो गया देखो आपका 21x माइनस में 15x बराबर में हो गया 30 माइनस में 18। कितना आ जाएगा, तो अब देखो इधर कर लेते हैं, तो 21x माइनस 15x करोगे तो ये आ गया देखो यहाँ पर आपका 6x बराबर में हो गया 30 में से 18 गया तो आपका कितना बचेगा, तो ये बचेगा देखो 12। 6 से जो 12 है 2 बार में कट गया तो x बराबर आ गया आपका 2। आपको क्या बोला है देखो कि इनकी आयु में कितना अंतर है, तो यहाँ पर 7x था तो 7 गुना 2 करेंगे तो कितना आ गया, तो ये आ गया 14। अब यहाँ पे 3x था तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर लिख देंगे 3 इंटू में 2x की जगह पे रखेंगे तो ये हो गया 6। अब 14 वर्ष हो गया समीना की आयु, 6 वर्ष हो गया सुहाना की आयु, तो सिंपल था 14 में से 6 को घटा दो, आपको पता चल जाएगा। तो जब देखो जब 14 माइनस 6 करेंगे तो आपका कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 8। इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना है, तो यह है ऑप्शन ए 8। ठीक है, एक ही हो तो बिल्कुल सही आंसर है, 8 बिल्कुल सही आंसर है, 8 जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलो चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल आपको देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये सवाल है अंडर रूट में 000 का पावर है 7 और अंडर रूट में 729। ठीक है, क्यूब, ये वाला क्वेश्चन आपने कुछ दिन पहले किया था, फिर से देखते हैं कौन बना पाते हैं, किसका किसका सही होता है, क्योंकि उस दिन काफी का गलत हो गया था। देखो दशमलव में है 000, आगे है 729। सबसे पहले 729 किसका क्यूब होता है, तो जो 729 है ये देखो क्यूब होता है 9 का। 9 का जो है ये क्यूब है। ठीक है, 729 किसका क्यूब हो गया, 9 का क्यूब हो गया। अब चलो फाइनल आंसर करो कितना होगा, जल्दी से करना और बताना है यहाँ पर। अब देखो क्यूब दिया हुआ है, घनमूल है, तो घनमूल में 3 अंक का जुड़ा बनता है, तो ये 3 अंक के बाद जो दशमलव उसके लिए 1 अंक का दशमलव बाहर निकलेगा और फिर 3 अंक के बाद के दशमलव के लिए 1 अंक का दशमलव बाहर निकलेगा, मतलब कि 2 अंक के बाद जो हम लोग दशमलव लगा देंगे, तो ये 1 अंक ऑलरेडी है, 1 0 और लगा दी, तो ये 2 अंक के बाद दशमलव लग गया है हमारा यहाँ पे। राइट आंसर होगा देखो 0.09, ये जो है राइट आंसर है। क्या हो गया, तो ऑप्शन सी वालों का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, राइट आंसर सी हो गया। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल आपको देखो यहाँ पे मिला हुआ है कि 5 व्यक्तियों में से एक 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से इनके औसत में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, नए व्यक्ति का भार कितना है। चलिए क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख लेंगे देखो भार में वृद्धि। पहले क्या करेंगे, तो पहले देखो लिख लेंगे कुल भार में वृद्धि। ठीक है, कुल भार में वृद्धि कितना हुआ, ये जो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे। तो कुल भार में जो वृद्धि है, एक केजी बढ़ गया। टोटल कितना व्यक्ति है, 5 व्यक्ति है, मतलब कि 1 गुना में 5, मतलब कि कितना वजन बढ़ा है, तो वजन बढ़ा है 5 केजी। कितना किलो का व्यक्ति उतरा है, तो 60 किलो का व्यक्ति उतरा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, तो नया भार निकाल लेंगे। ठीक है, नया भार हमको निकालना है, तो 60 केजी का व्यक्ति उतरा है, पर उसके उतरने पर 5 केजी और भार बढ़ जा रहा है नया व्यक्ति के आने पे, तो 60 + 5 हो गया, मतलब कि राइट आंसर कितना है, तो यह 65 केजी। उस व्यक्ति का भार कितना है, तो ये हो गया 65 केजी। 65 केजी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, 65 की हो सब कोई बिल्कुल सही आंसर है, राइट आंसर हो जाएगा डी 65। चलिए बढ़ेंगे अगला सवाल पे। ये क्वेश्चन देखो सही से नहीं बना, इसको हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन सही नहीं है आपका, ये 2 क्वेश्चन आज आपके मैथ के नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ से आपका रीजनिंग शुरू हो रहा है। ठीक है, देखिए जीके का आज आपका टोटल 15 क्वेश्चन था, जीएस का भी जो आज आपका टोटल 15 क्वेश्चन था, मैथ का जो है आज देखो आपका 13 क्वेश्चन था। ठीक है, अब यहाँ से आपका रीजनिंग का 5 क्वेश्चन रहेगा, बिल्कुल सही करना है और सबको बताना है। यदि तलवारें पेंसिल हो तो युद्ध क्षेत्र क्या होंगे। If swords are pencils, what would be the battlefield? पेपर, बुक, शार्पनर या इरेजर, क्या होगा। यदि जो तलवार है वो देखो पेंसिल है तो युद्ध क्षेत्र क्या होगा, तो यदि जो तलवार है वो पेंसिल बन चुका है
तो जो युद्ध क्षेत्र है वो पेपर बन जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए पेपर। पेपर बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, पेपर करने वालों का आंसर सही है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेपर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है आपको कि ये सवाल है यहाँ पर, इसको देखते हैं कैसे बनाया है। देखो PEAR को बोला है कि EPRA लिख दिया, कुछ भी नहीं किया। देखो पहले इधर से इधर लिखा, ठीक है, फिर उसके बाद इधर से इधर लिख दिया। तो अब हमें बताना है कि BADN को कितना लिखेगा। तो पहले क्या करेंगे, इधर से इधर लिख लेंगे, मतलब कि ये हो गया AB, और फिर इधर से इधर लिख लेंगे, तो ये हो गया आपका ND। सही आंसर कितना हो गया? तो ये हो गया ऑप्शन ए ABND, यह जो है सही आंसर है। ठीक है सबका। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल आपको देखो दिया हुआ है, ये सवाल है कि जिस प्रकार बसंत ग्रीष्म से संबंधित है उसी प्रकार अगला बताना है क्या हो। बिल्कुल सही कीजिएगा और सबके बताइएगा। देखो जिस प्रकार बसंत ग्रीष्म से, बसंत ऋतु के बाद कौन सा ऋतु आता है? तो ग्रीष्म ऋतु आता है। इसी प्रकार यहाँ पे अगला ढूंढ लो कि दिन वाला दिया हुआ है, इस दिन के बाद अगला कौन सा दिन आता है? बृहस्पतिवार के बाद बुधवार, तो ये पीछे चला गया। मंगलवार के बाद शुक्रवार, तो ये काफी आगे हो गया। शुक्रवार के बाद सोमवार, तो ये भी काफी आगे हो गया। पर देखो रविवार के बाद जस्ट अगला तुरंत सोमवार आता है। ये करने वालों का आंसर बिल्कुल सही है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जो है सबको किए हुए हैं। बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल आपको दिया हुआ है यहाँ पे कि इनमें से जो अलग है उसको पहचानिए। आइडेंटिफाइड विच इज डिफरेंट इन देम, ग्रेफाइट, पर्ल, डायमंड या फिर कोल। क्या होगा? इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि अलग है? ग्रेफाइट लिखा हुआ है, पर्ल मतलब ये यहाँ पे देखो आपका मोती है, ठीक है, ये हीरा, डायमंड हीरा हो गया, ये कोल कोयला हो गया। क्या होगा? बिल्कुल सही करना है, सबको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि अलग है। तो देखो ग्रेफाइट, हीरा और कोयला, ये तीनों जो है कार्बन के अपरूप है, लेकिन जो मोती है ये किसी का भी रूप नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा पर्ल, ये जो है अलग है। ठीक है, अगला सवाल पे चलेंगे। आज का अंतिम सवाल है, देखो ये यहाँ पे दिया हुआ है, 50 नंबर सवाल है आपका। बिल्कुल सही सबको करना है और बताना है कि जिस प्रकार सुई संबंधित है घड़ी से, उसी प्रकार चक्का का संबंध किससे है? द वे नीडल इज रिलेटेड टू क्लॉक, इन द सेम वे व्हील इज रिलेटेड टू वॉट। चलिए बिल्कुल सही करेंगे और सबकी बताएंगे। अगर आपने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया तो सबको जल्दी से लाइक कर देना। सभी लोग अपने सारे दोस्तों तक क्लास को, सेशन को शेयर जरूर कर दोगे। और जो भी चैनल पे नए होंगे, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जल्दी से जो है ऑल पे सेट कर देंगे, और जिससे आपको अग्निवीर आर्मी परीक्षा में सिलेक्शन पाने में कोई भी दिक्कत ना हो। सभी को जो देखो इस क्लास का PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो सबको टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। वहां पर जो आपको इस क्लास का PDF दे दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर सबको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। वहां पर आपको क्लासेज का PDF मिलता रहता है। तो जिस प्रकार देखो सुई घड़ी से संबंधित है, उसी प्रकार जो चक्का है यह देखो आपका गाड़ी से संबंधित है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी गाड़ी, व्हीकल। ठीक है, हो गया सबका। इसी के साथ देखो आपका आज का 50 क्वेश्चन हो चुका है। सबको जरूर बताइएगा 50 में से कितने सवालों को सही किए थे। उसके साथ साथ आज का जो होमवर्क है उसका भी आंसर सबको जरूर दे देंगे। तो मिलेंगे आपसे सीधे जो है देखो कल दोपहर 1 बजे। आज दोपहर 1 बजे वाला अगर क्लास मिस कर दी हो तो जाके सब कोई जरूर अटेंड कर लेना। मिलेंगे आपसे सीधा कल दोपहर 1 बजे। अगर 15 जनवरी को आर्मी परीक्षा निकालना चाहते हो, अगर आपको है कि हमको जो है 15 जनवरी को अग्निवीर आर्मी परीक्षा निकालनी है, 50 में से 45 प्लस सवाल बनाने हैं, तो इन दोनों ई बुक को सभी लोग जरूर खरीद लोगे। दोनों ई बुक, एक है मात्र 85 रुपये का, एक है मात्र 90 रुपये का। अभी आपका 15 जनवरी, अभी 13 नवंबर और 16 अक्टूबर को जो है देखो ये 50 रुपये वाला ई बुक में से 20 सवाल मैथ और रीजनिंग का आ गया था। तो जल्दी से सभी लोग बाई कर लेंगे जिनको भी मैथ रीजनिंग में दिक्कत होगा। ये जो ई बुक देख रहे हो 90 रुपया वाला, इससे अभी 30 में से जो है 28 सवाल आया था 13 नवंबर और 16 अक्टूबर को बच्चों के एग्जाम में। तो टोटल 48 सवाल जो है बच्चों का सही हो गया। 50 में से 48 सवाल केवल यही 2 किताब पढ़ के। तो जितने भी लोगों का एग्जाम है 15 जनवरी को और आपको है कि मुझे आर्मी की वर्दी चाहिए, मुझे परीक्षा निकालनी है, तो सभी लोग जितने भी 15 जनवरी वाले हो इस ई बुक को जरूर बाई कर लोगे। ये एक देखो है 50 रुपये का, एक है 90 रुपये का। अलग अलग करोगे तो हो जाएगा आपका 175 रुपये, लेकिन अगर साथ में करोगे तो मात्र 150 रुपये में आप इन दोनों ई बुक को खरीद सकते हैं, केवल 150 रुपये में। 175 की जगह केवल आपको 150 रुपये पेमेंट करना है, 150 रुपये, 150 रुपीज़, फिर आपको ये ई बुक जो है मिल जाएगा। और बाकी अलग अलग लेना चाहो तो 50 रुपये में आपका 10 मॉडल पेपर इजी लेवल का है, 10 मॉडल पर टफ लेवल का है, और 5 अग्निवीर का ओरिजिनल पेपर है, मैथ ये सब सोल्व है। और एक है 3200 प्लस जीके जीएस क्वेश्चन का, ये मिल रहा है मात्र 90 रुपये में। दोनों करोगे तो मात्र 150 में दोनों मिल जाएगा। खरीदने के लिए यही करना है कि ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पे आपको फोन पे, पेटीएम, गूगल पे कर देना है, और पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। तो मात्र 150 रुपये में आप इन दोनों ई बुक को जो है खरीद सकते हैं। तो सभी 15 जनवरी वाले जरूर खरीद लेंगे।